दोस्तों, पृथ्वी ने अभी से करीब 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के आखिरी चरण में पिछले करोड़ों साल से राज कर रहे विशालकाय डायनासोरों को खो दिया। हम सब जानते हैं कि ऐसा धरती पर आई एक महाप्रलय की वजह से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हो कि उस महाप्रलय में सामूहिक विनाश के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? ऐसे वे कौन से जीव थे जो महाप्रलय में विलुप्त हो गए और कौन से जीव थे जिन्होंने महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक नए भविष्य की नींव रखी? कैसे पृथ्वी ने उस महाप्रलय को झेला और अपने आप को फिर से रिकवर किया? यह जानने के लिए हमें समय में पीछे जाकर उस महाप्रलय के दिन को करीब से अनुभव करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी से करीब 24 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर अस्तित्व में आए। उस समय की धरती आज की तुलना में बहुत ही अलग थी। आप धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हो, उस समय में यह सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। उस समय में धरती पर एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे वैज्ञानिकों ने पैंजिया नाम दिया था। इस समय को ट्रायसिक पीरियड बोला जाता है। इस काल में बहुत ही कम बारिश होती थी, इस वजह से धरती पर सूखा पड़ा रहता था। इस समय में धरती पर डायनासोर इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोरों का साइज बहुत ही छोटा हुआ करता था, तकरीबन 2 मीटर का। समय गुजरता रहा, धरती में बदलाव आते गए और डायनासोरों का साइज बढ़ता गया। अभी से करीब 20 करोड़ साल पहले ट्रायसिक पीरियड का अंत हो जाता है। धरती अपने एक नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है। जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वह अब अलग भागों में टूटने लगता है। इस वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं, जिनमें जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगता है, जिस वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड और धूल और गैस के बादलों ने पृथ्वी को घेरा, इसने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का पानी जहरीला हो गया। पृथ्वी में आए इन बदलावों ने पृथ्वी के क्लाइमेट को बदल कर रख दिया। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर महाविनाश को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ। इस मास एक्सटेंशन में पृथ्वी के 95% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई। इस घटना को ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धरती पर एक नए एरा की शुरुआत होती है, जिसे जुरासिक पीरियड बोला जाता है। ट्रायसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर सरवाइव कर गए और इस नए एरा जुरासिक पीरियड में डायनासोर धरती की डोमेस्टिक प्रजाति बनकर उभरते हैं। और इस एरा में डायनासोरों का एवोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि कुछ डायनासोरों का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वह आज की बिल्डिंग से भी ऊंचे निकल जाए। इनकी रफ्तार इतनी हो गई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज दौड़ पाए। इनका जबड़ा इतना भयानक बन गया कि जिसे भी खाए उसकी हड्डियों को भी चकनाचूर कर दे। इसी एरा में उड़ने वाले डायनासोर भी उभर कर आए। चारों ओर डायनासोर फल फूल रहे थे। अभी तक धरती में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में बंट चुका था, जिन्हें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बोला जाता है। अभी से करीब 1450 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड का अंत होता है और शुरुआत होती है एक नए एरा की, जिसे क्रेटेशियस पीरियड बोला जाता है। आप क्रेटेशियस पीरियड को डायनासोरों का गोल्डन एरा भी बोल सकते हो, क्योंकि इस पीरियड में बहुत से नए नए तरह के डायनासोर इवॉल्व हुए। डायनासोर टेरेक्स भी इसी एरा में इवॉल्व हुआ था। यह पीरियड डायनासोरों के लिए सबसे लंबा चलने वाला पीरियड था। जो पृथ्वी पर 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, वो भी आपस में टूटने लगे थे और हमारी पृथ्वी की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने लगती है, जो देखने में आज की पृथ्वी की तरह होती है। इस दौरान पृथ्वी पर अलग अलग तरह की वनस्पतियां पैदा होती है और डायनासोरों का डोमिनेंस पीक पर होता है। धरती पर डायनासोरों को राज करते हुए करीब 17 करोड़ सालों से भी ज्यादा का समय बीत चुका होता है, लेकिन डायनासोरों की किस्मत तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक बड़ी सी चट्टान भड़क रही थी। यह चट्टान कोई एस्टेरॉयड या उल्का नहीं, बल्कि डायनासोरों का काल थी। यह चट्टान पृथ्वी के बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की नींव रखने वाली थी। यह चट्टान एक युग परिवर्तन का काम करने वाली थी। यह चट्टान किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान बनने वाली थी। यह चट्टान पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धरती पर माहौल बिल्कुल खुशहाल था। डायनासोरों के अलावा अन्य प्रजातियों के जानवर भी इस धरा पर सुखमय जीवन बिता रहे थे।
हर जगह डायनासोरों की तूती बोल रही थी, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी ओर काल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। जैसे ही यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है, वैसे ही वायुमंडलीय घर्षण की वजह से यह एस्ट्रॉयड एक बड़ी आग के गोले में बदल जाता है। रात के समय में पृथ्वी तेज उजाला हो जाता है, मानो रात में ही सूर्य निकल गया हो। आसमान में रोशनी इतनी तेज होती है कि सामने डायनासोर भी ट्रांसपेरेंट नजर आने लगते हैं। डायनासोरों की आंखों में इतनी शक्ति कहाँ कि वो उस चमचमाती रोशनी का सामना कर पाए। डायनासोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उस आने वाली क़यामत को महसूस जरूर कर पा रहे थे। अचानक ही वो चट्टान बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ टकराती है और पृथ्वी पर एक महाविस्फोट होता है। आपको बता दूं कि विस्फोट इतना भयंकर था कि आज इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियार जार बोम्बा से भी 10 करोड़ गुना ज्यादा। अगर ये एस्ट्रॉयड बीच समुद्र में जाकर गिरता तो शायद क़यामत इतनी भयंकर ना होती, क्योंकि समुद्र का पानी एस्ट्रॉयड द्वारा लगाए गए फोर्स को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेता। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ये एस्ट्रॉयड मेक्सिको के तट के पास, जहां पानी की गहराई बहुत ही कम थी, वहां पर टकराता है और वहां पर मौजूद पानी तुरंत ही भाप में तब्दील हो जाता है। जैसे ही यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है तो इसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि यह 1 सेकंड से भी कम समय में पृथ्वी के अंदर समा जाता है। उस टक्कर में हीट इतनी ज्यादा पैदा होती है कि उस जगह में मौजूद मिट्टी और पत्थर तुरंत तब्दील हो जाते हैं भाप में, और यह छिटक कर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर आसमान में चले जाते हैं। जहां पर यह एस्ट्रॉयड टकराया था उसके करीब 800 किलोमीटर के रेडियस में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उस एरिया में मौजूद डायनासोर पल भर में भाप में बदल जाते हैं। इम्पैक्ट से पैदा हुई शॉक वेव इतनी तेज थी कि डायनासोरों की स्किन निकलकर भाग जाती है। ब्लास्ट में पैदा हुई हीट से पेड़ पौधे तुरंत सूख जाते हैं और जंगल में आग लग जाती है। इस इम्पैक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले एरिया में जितने भी डायनासोर थे वो पल भर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी पूरी पृथ्वी पर बहुत से डायनासोर जिंदा बचे रह गए थे। इस एस्ट्रॉयड ने डायरेक्टली पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में मौजूद डायनासोरों को खत्म कर दिया था, लेकिन तबाही का असली मंजर तो अभी शुरू ही हुआ था। पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में हुए इस ब्लास्ट ने पृथ्वी पर एक चैन रिएक्शन को शुरू कर दिया था। एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से जो मलबा आसमान में गया था वह अब आग के गोले बनकर आसमान से हजारों किलोमीटर दूर उन जगह पर बरस रहा था जहां तक इम्पैक्ट की डायरेक्ट हीट नहीं पहुंच पाई थी, और इम्पैक्ट से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोरों पर वो मलबा कहर बनकर बरसा। आसमान से बरस रहे आग के गोलों ने जमीन के साथ साथ आसमान में उड़ रहे डायनासोरों को भी तबाह कर दिया था। लेकिन असली क़यामत तो अभी आनी बाकी थी। यह तो बस शुरुआत थी। एस्ट्रॉयड की टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरी पृथ्वी कांप उठती है। जगह जगह पर 11 रेक्टर स्केल से ज्यादा के भूकंप आने लगते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में एक शॉक वेव दौड़ रही थी जिसका असर पूरी पृथ्वी के कोने कोने में हो रहा था। धरती पर डोल रही थी। आज तक इंसानों ने जितने भी भूकंप सहन किए हैं, यह भूकंप उनसे भी 60 गुना ज्यादा तेज था। धरती कांप रही थी। तीव्र भूकंप आ रहे थे कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनने शुरू हो गई, जिन्होंने भयंकर सुनामी का रूप ले लिया और समुद्र के तटवर्ती इलाकों को हजारों किलोमीटर अंदर तक भयंकर सुनामी ने चपेट में ले लिया। तटवर्ती डायनासोर और अन्य प्रजाति देखते ही देखते खत्म हो गई, लेकिन क़यामत अभी नहीं रुकी थी। इम्पैक्ट की वजह से बहुत से तेज से ब्लास्ट हुआ और वेव पैदा हुई जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। यह प्लस वेव इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी पेट में आने वाले डायनासोरों की मोटी चमड़ी निकली जा रही थी। 30-30 टन के डायनासोर को भी यह पल्स वेव आसमान में दौड़ा रही थी, मानो कि वह कोई कागज के खिलौने हो। इम्पैक्ट को महज 5 मिनट से भी कम समय हुआ था और पृथ्वी के एक हिस्से में मौजूद जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इस महाप्रलय की कोई भनक नहीं थी। पृथ्वी के दूसरे हिस्से में मौजूद डायनासोर रोजमर्रा की तरह अपनी भूख को शांत करने में संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ विचरण कर रहे थे। उन्हें इस चीज की भनक नहीं थी कि पृथ्वी के दूसरे कोने में महाप्रलय का आगाज हुआ है और एक शक्तिशाली दुश्मन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। इम्पैक्ट की वजह से आसमान में धूल के बादल बनने लगे और देखते देखते वो धूल के बादल पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेते हैं। आसमान में छाई हुई एक मोटी परत ने पृथ्वी को ढक दिया
और सूर्य से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर दिया। अब पृथ्वी के दूसरे साइड में रहने वाले डायनासोर और अन्य प्रजाति पर एस्ट्रॉइड का डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी के क्लाइमेट को कुछ इस तरह से बदल दिया कि आने वाले कुछ महीने और सालों में पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इसका प्रभाव देखने को मिला। दरअसल धूल के इन बादलों ने पृथ्वी को कुछ इस तरह से घेरा कि अगले 1 साल तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाई, जिस वजह से वनस्पतियां और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे पेड़ पौधे वनस्पतियां खत्म होने लगी। जब ऐसा होने लगा तो जो शाकाहारी डायनासोर थे उनके लिए एक विकट समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि वह तो अपने जीवन के लिए इन्हीं वनस्पतियों और पेड़ पौधों पर निर्भर थे। पर्याप्त भोजन ना मिलने की वजह से शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीव धीरे धीरे खत्म होते गए। जब ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव मांसाहारी डायनासोर और अन्य प्रजातियों के जीवन पर भी पड़ा, क्योंकि फूड चेन पूरी तरह से टूट चुकी थी। जो मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी जीवों को खाकर जिंदा रहती थी, उनके लिए अब शिकार मिलना मुश्किल होता जा रहा था, जिस वजह से वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगे और देखते ही देखते डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो जाते। इस महाप्रलय ने पृथ्वी की 95% से भी ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया और डायनासोरों की राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस महाप्रलय को जो छोटे छोटे जानवर थे जिनका वजन 25 किलोग्राम से भी कम था, वे सहन कर जाते हैं। इसका कारण यह था कि छोटे जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता होती थी, तो वे सड़े हुए डायनासोर, फंगस और छोटे मोटे जीवों को खाकर अपने आप को इस आपदा से बचा लेते हैं। इस आपदा ने सिर्फ जमीनी जीवन को ही नहीं बल्कि समुद्री जीवन को भी तहस नहस किया था, क्योंकि समुद्र का पानी एसिडिक हो गया था। इस महाप्रलय ने क्रिटेशियस पीरियड के खत्म कर दिया था और इसके बाद एक नए एरा की शुरुआत होती है, जिसे पैलोजियन पीरियड बोला जाता है। इस एरा में पृथ्वी फिर से अपने आप को रिकवर करती है। क़यामत के कुछ सालों के बाद छोटी छोटी वनस्पतियां फिर से पैदा होती है, जो छोटे छोटे जानवरों की भूख को मिटा सकती है। प्रकृति ने नव निर्माण का कार्य शुरू किया था। भीमकाय डायनासोरों के खात्मे के बाद अन्य प्रजातियों को इवोल्व करने का मौका मिला। मेमल्स इसमें सबसे उभर कर आए। लगभग 1 साल लगे छोटे छोटे वनस्पति और बड़े बड़े पेड़ों तक पहुंचने में। धीरे धीरे प्रकृति में खाना बढ़ता जा रहा था, इसके साथ ही मैमल्स का आकार भी बढ़ता जा रहा था और एवोल्यूशन अपनी गति को पकड़ रहा था। और एवोल्यूशन की इस दौड़ में हम इंसान भी दौड़ रहे थे और 65 करोड़ सालों का वक्त लगा हमें एवोल्यूशन की उस रेस को जीतने में जो आज इंसान बनने में, और जिसमें करीब 3 लाख साल पहले ही इंसान अस्तित्व में आए। वह महाप्रलय डायनासोरों के लिए तो एक अभिशाप थी, लेकिन हम इंसानों के लिए वरदान साबित हुए, जिससे हमें इन्वॉल्व करने का मौका मिला। अतीत में पृथ्वी ने चाहे कितने ही महाप्रलय को क्यों ना झेला हो, लेकिन हर बार पृथ्वी ने अपने आप को रिकवर किया है। लेकिन यह बात सच है कि हर महाप्रलय के बाद प्रकृति नए जीवों और प्रजातियों को इवॉल्व करने का मौका देती है और अपने पुराने साम्राज्य को खत्म करती है। अब सवाल ये आता है कि अगली महाप्रलय क्या है? तो जवाब हम जानते हैं कि इंसान इस महाप्रलय को झेल पाए या नहीं, लेकिन प्रकृति अपने आप को रिकवर जरूर कर लेगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगली महाप्रलय कब होगी? तो इसका जवाब है कि अगली महाप्रलय का आगाज हो चुका है। यह जरूरी नहीं कि हर बार महाप्रलय आसमान से आई किसी चट्टान के द्वारा होगी। अगली महाप्रलय को तो हम इंसान बहुत साल पहले ही शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक बहुत से जानवरों को बेघर किया है। अभी तक कई सारे प्रजातियां हमारी वजह से विलुप्त हो चुकी है और महाप्रलय का शिकार कब बनेंगे उसकी उल्टी गिनती भी हमने शुरू कर दी है। बस इतना ही जानता हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा और अगली महाप्रलय से हम ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर में देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।